नमस्कार, राजनीति पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आकाश, मेरे साथ मृत्युंजय जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, बहुत बहुत धन्यवाद राजनीति पॉडकास्ट में एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू आकाश। तो राजनीति पॉडकास्ट के आज के एपिसोड का जो टॉपिक है आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, काफी इंटरेस्टिंग है। अगर बात करें इस पूरे मॉनसून सेशन की जिसमें बजट भी पेश किया गया, काफी उथल पुथल भरा रहा ये सेशन। और अंत आने वाला है करीब 22 तारीख को जो है ये मॉनसून सेशन खत्म होने वाला है। लेकिन उससे कुछ ही दिन पहले सरकार ने वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है पेश किया संसद में, और उसके बाद जो है पार्लियामेंट में वहां पर उस पर खूब बहस हुई। ऑपोजिशन लीडर्स, खासकर असदुद्दीन ओवैसी जैसे जो मुसलमान लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं संसद में, उन्होंने इस पर काफी कंटेंशन क्रिएट किया, काफी तीखी बहस हुई, और उसके बाद अब इसको ज्वाइंट कमेटी के पास पार्लियामेंट की जो है भेज दिया गया है। और अब जो है लग रहा है कि अब मॉनसून सेशन तो खत्म होने वाला है, शायद विंटर सेशन में इसके ऊपर एक बार फिर से बहस हो। लेकिन हाँ, जाते जाते सरकार ने एक ऐसा मुद्दा जरूर दे दिया है, क्योंकि आने वाले कुछ समय में जो है 2-3 महीने में काफी स्टेट्स में जो है इलेक्शंस होने वाले हैं। तो उसके चलते भी यहाँ पर जो है जो सियासत है काफी गर्म हो गई है। तो मृत्युंजय, आपसे मेरा सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा कि वक्फ को ले ये जो अमेंडमेंट बिल लेकर आई है सरकार, ये टाइमिंग किस तरीके से देखते हैं आप? क्योंकि टाइमिंग पे भी जो है विपक्ष ने काफी सवाल जो है उठाए हैं सरकार के, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है, उसके आसपास जो है ये एक छोटा सा एक टीजर सरकार ने छोड़ दिया है। देखिए, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को मैं सबसे पहले नमस्कार करता हूं। और देखिए, ये जो मुद्दा है, जिस तरीके से सरकार ने इसको अभी एक बिल के शक्ल में लोकसभा में पेश किया है, ये अपने आप में बड़ा ही सरप्राइजिंग है। क्योंकि अभी हाल में जो इलेक्शन आए उसमें नतीजे भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से बहुत सकारात्मक नहीं रहे हैं, बल्कि एक तरह से कह सकते हैं कि थोड़े से माइल्ड रिवर्सेस झेलने पड़े हैं बीजेपी को हाल में खत्म लोकसभा इलेक्शन में। हालांकि कंफर्टेबली उन्होंने सरकार बनाई, तो इस बात की उम्मीद नहीं की जा रही थी कि सरकार इतने कंटेंशियस इश्यू को छूने की कोशिश करेगी। क्योंकि इस बार जो सरकार बनी है उसमें इसके दो बड़े सहयोगी हैं, जनता दल यूनाइटेड और इधर आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू हैं। जी बिल्कुल। और दोनों ही पार्टियों का बड़ा वोट बैंक मुस्लिम वोट बैंक है। तो ऐसी सूरत में जैसे ये बिल लाया गया किरण रिजिजू जी के द्वारा, जो हमारे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, तो ऐसा लगा कि सरकार ने बड़ा ही बोल्ड फैसला लिया है। हालांकि इस बिल को टेबल करने के तुरंत बाद इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी के पास भेज दिया गया। अब वहां पर 4 महीने तक के लिए एक तरह से कहें तो ये अब टल गया है ये मामला। 4 महीने तक वहां पर इस पर बहस चलेगी, डिस्कशंस होंगे, मीडिया में खूब सारा रिपोर्टिंग होगा, और ये मुद्दा अभी गर्म रहेगा। इस पे बहुत ज्यादा पब्लिक डिबेट भी होने हैं, और मीडिया के जरिए लोगों तक जैसे जैसे रिपोर्ट आएगी, तो सरकार ने एक तरह से एक सिक्का उछाल दिया है। अब लोगों को इंतजार करना हो कि वो सिक्का जमीन पर कब गिरता है। लेकिन एक बात बहुत इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये भारत के अब तक के पूरे इतिहास में हम देखें, आजाद भारत के इतिहास में, तो ये सबसे कंटेंशियस इशू है। और जो हम बात करते हैं ये अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की, तो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स का सबसे जो गंदा अगर हम चेहरा देखते हैं, तो ये देखते हैं यही वक्फ बोर्ड के तौर तरीके, उनके मॉडस ऑपरेंडी के रूप में। कि आज बताइए, भारत में जो पूरी जमीन है, उस जमीन का इतना बड़ा हिस्सा इनके कब्जे में है, जो पाकिस्तान के क्षेत्रफल से भी बड़ा है। यानी पाकिस्तान का पूरा एरिया जो है, उससे भी बड़ा एक एरिया इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया है अपने चैरिटी के नाम पे, या चैरिटेबल लैंड बैंक डेवलप करने के नाम पर। और इसमें अब तक की जो सरकारें रही हैं, जिनको हम लोग कहते हैं सेक्युलर सरकारें, 10 साल की मनमोहन सिंह की सरकार, उसके पहले नरसिम्हा राव की सरकार, और उसके पहले पंडित नेहरू की सरकार, जिन्होंने 54 में पहली बार वक्फ बोर्ड का गठन किया था, जिसमें कि एक केंद्रीय वक्फ बोर्ड होता है, और 32 राज्यों में अभी वर्तमान में अपने उनके स्टेट बोर्ड्स हैं, स्टेट वक्फ बोर्ड्स हैं। और ये इन सब ने मिलकर के, बताइए, दिल्ली का 1/3 इलाका
अपने कब्जे में ले रखा है। देखिए, इन तथ्यों को अगर हम देखें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस बात को देखकर कि एक मजहब के विकास के नाम पर, उसकी तरक्की उन्नति के लिए भारत का इतना बड़ा, भारत की जनता से इतनी बड़ी कीमत ली गई है, और उस जमीन पर किया क्या गया। इतना ज्यादा जमीन कब्जा करने के बाद भी अभी साचर समिति की, उसी कांग्रेस के द्वारा स्थापित था साचर समिति, उसके रिपोर्ट में आया कि भारत का सबसे गरीब तबका, सामाजिक और आर्थिक रूप से सबसे विपन्न तबका अगर कोई है, माने जो दलित है उनसे भी ज्यादा विपन्न अगर कोई तबका है तो मुसलमान है। तो वक्फ की संपत्ति बढ़ती गई बेतहाशा, और इसके बाद गांव के गांव इन्होंने कब्जा कर लिए। इसमें ऐसे ऐसे षड्यंत्र की कहानियां सामने आई हैं कि जैसे आदिवासी इलाकों को अगर देख लें तो 95 के रूल में यह कहा गया है कि वक्फ को अगर ऐसा लगा, कि वक्फ बोर्ड को ऐसा लगा कि कोई जमीन उसके हिसाब से पवित्र है और इस्लाम के काम आ सकती है, इस्लाम की तरक्की के काम आ सकती है, तो वो उसको नोटिफाई कर लेगा वक्फ लैंड के तौर पे। और अब बताइए कि आदिवासी क्षेत्र के लोगों के अंदर जो शैक्षणिक और आधुनिकता की जो बयार है उतनी बह नहीं पाई। अब वो लोग परेशान होते हैं, फिर उनके पास समाधान सुझाया जाता है कि आप इस्लाम कबूल कर लें, फिर आपको वो जमीन दे दी जाएगी, लौटा दी जाएगी। मैं बात करूं, देखिए जहां तक वक्फ की बात है और जितना ऑपोजिशन इसको लेकर जितनी बातें कर रहा है, तो मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि भाई देखिए जो नए अमेंडमेंट्स लाए गए हैं उसके अंदर ये एक सिर्फ प्राविधान रखा गया है कि भाई जो वक्फ का बोर्ड है उसको एक ऑटोनमस बॉडी की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर कुछ सरकारी दबाव होना जरूरी है। एक चेक एंड बैलेंसेस हर ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंडिया में चल रही है उसके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो इसके नजर ही यहाँ पर कुछ अमेंडमेंट्स लाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ऑपोजिशन है जो कि मैं आपको एक बात के लिए रोकना चाहूंगा, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ। जी जी, देखिए, भारत में पिछले कुछ समय में संपत्ति की अवधारणा बहुत ही मजबूत हुई है, संपत्ति की कीमत बहुत बढ़ी है जी, और उसमें भू माफिया का बहुत तेजी से ग्रोथ हुआ है। जी, और आज जो परसेप्शन बना है, उस परसेप्शन में देखें तो भारत में परसेप्शन के आधार पर मैं बता रहा हूं, सबसे बड़ा भू माफिया वक्फ बोर्ड है। उसके बड़ा भू माफिया कोई नहीं है। जिस तरह से गांव के गांव आदिवासियों के पूरे इलाके जिस तरीके से कब्जे में लिए गए हैं वक्फ बोर्ड के, बताइए दिल्ली का 1/3 इलाका पिछले कुछ दशकों में उनकी संपत्ति डबल हो गई है। पूरा 1/3 दिल्ली उनके कब्जे में है। बताइए 33% मुसलमानों की आबादी भारत में कितनी है? मुश्किल से 20% भी नहीं है। और बताइए इनके इनके कब्जे में एक पूरा का पूरा पाकिस्तान के बराबर का इलाका आ जाता है। दिल्ली का 1/3 इलाका इनके कब्जे में आ जाता है। इतनी बड़ी संपत्ति इनके कब्जे में आ कहां से जाती है? और धर्म का कौन सा इनका विकास हो रहा है? ये पूरी की पूरी वक्फ की व्यवस्था ही इस बात को जिस तरह से की गई थी, उसी में शुरू से ही इसमें पेचीदगियां थी और गड़बड़ियां थी। देखिए, प्रावधान ये हुआ था, मैं बहुत छोटा समय लूंगा थोड़ा बैकग्राउंड में जाने का, कि वहां से जो हिंदू इधर आएंगे उनको रिहैबिलिटेट किया जाएगा और उनको वो संपत्ति दी जाएगी जिस संपत्ति को छोड़कर यहाँ से मुसलमान पाकिस्तान चले गए। जी बिल्कुल। अब उस संपत्ति में बसाना शुरू भी हुआ था, लेकिन उस समय अंग्रेज अधिकारियों ने गांधी जी को एक तरह से भड़काया। उनको कहा कि अरे, मुसलमानों की संपत्ति हिंदुओं को अगर दे दी जाएगी तो मुसलमान तो इस देश में बड़ा कमजोर हो जाएगा और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा कहाँ हो पाएगी। अब बताइए, जिन जमीनों में आकर के वहां से हिंदू आकर बस गए थे या जो भी परसिक्यूशन के शिकार हुए थे पाकिस्तान में 1947-48 में, वे सब लोग आकर के वक्त जो छोड़ कर गए थे यहाँ से मुसलमान, उनमें उनको बसा भी दिया गया। गांधी जी ने जोर दिया सरकार को, कहा कि उनको वहां से खाली कराओ, उन जमीन को वहां से निकालो। और निकालने के बाद वक्फ के तहत, वक्फ पहले से था लेकिन वक्फ बोर्ड की स्थापना आखिर में नेहरू जी ने 54 में की। नरसिम्हा राव ने बाबरी का कर्ज उतारने के लिए उस कानून में खुली छूट दे दी कि किसी की जमीन को वक्फ नोटिफाई कर ले, और उस व्यक्ति का फिर कर्तव्य बन जाता है कि वो प्रमाणित करे कि किस तरह से ये वक्फ प्रॉपर्टी। जी बिल्कुल। आई थिंक वही एक बड़ा कंटेंशन भी रहा है कि भाई अगर वक्फ किसी को नोटिफाई करके बोल दे कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है तो उसको वक्फ बोर्ड के सामने जाकर ही उसको जो है उसको चैलेंज करना पड़ेगा और वो किसी और कोर्ट में जाकर उसको चैलेंज नहीं कर सकता। और वहीं पर जो है डीएम का जो प्राविधान लेकर आई है सरकार वक्फ के ऊपर इस नए अमेंडमेंट बिल में, तो उसके ऊपर भी काफी जो है चर्चाएं हो रही है।
और देखिए प्रॉपर्टी का जो सर्वे का जहां तक प्रश्न था अभी तक है, वो भी वक्फ बोर्ड ही सर्वे का काम करवाता था। जी यानी सर्वे के काम में भी जिला प्रशासन की उसमें कोई भूमिका नहीं थी। जी लेकिन अभी के प्रावधान इतने खूबसूरत हैं, इतने अच्छे हैं। देखिए कायदे से तो होना ये चाहिए कि वक्फ बोर्ड को ही भंग कर देना चाहिए। हम्म, इसलिए वक्फ बोर्ड को भंग करना चाहिए क्योंकि इसकी स्थापना ही की गई थी वोट बैंक की राजनीति को पालने के लिए। जी जो इसलिए कि एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो उस समय के सत्तारूढ़ दल थे और बाद में जिन लोगों ने उसी की लेगेसी को आगे बढ़ाया, जैसे समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल बिहार में है, तो ये तमाम पार्टियों को एक चंक वोट मिलता है उनसे, और इसी के नतीजे इन्होंने पूरी पूरी भारत की जो एक बहुसंख्य जनता है उनके हितों को बेच दिया सिर्फ वोट के बदले में। जी अब बताइए कि इस तरह से ये लोग नोटिफाई करके और गांव का गांव ये लोग कब्जा करते चले जा रहे हैं, मंदिर के मंदिर। बताइए द्वारिकाधीश मंदिर का जो आसपास का इलाका है वहां के 2 टापुओं पर इन्होंने जी इस बात का दावा किया कि ये वक्फ संपत्ति है। तो अदालत ने पूछा कि ये कैसे वक्फ संपत्ति है, तो जी भाई वहां पर मुस्लिम मेजोरिटी के लोग रहते हैं और उनको जरूरत है कि वहां पर मस्जिद बनाई जाए और उनके धार्मिक कल्याण के लिए कुछ काम किया जाए। तो चूंकि संपत्ति है और वहां मुसलमान रहते हैं, इसलिए वहां की संपत्ति मुसलमानों की हो गई। अब बताइए जी सारी की सारी नजूल जमीन, सरकारी जमीन, इन सब पे कब्जा। रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा बड़ा प्रॉपर्टी होल्डर अगर कोई है तो वक्फ बोर्ड है भारत में। जी ये कितने बड़े अन्याय की बात है। ये तो शर्म की बात है इस देश की उस बहुसंख्य जनता की जो जातियों की राजनीति के नाम पर उसने अपनी आंखें मूंद रखी हैं। कल को एक ऐसा वक्त आएगा कि पूरे भारत को डिक्लेयर कर दिया जाएगा वक्फ के नाम पर जी कि वक्फ प्रॉपर्टी है, और पूरा का पूरा देश देना पड़ेगा जब तक अगर इस कानून में संशोधन नहीं किया गया जी तो बिल्कुल कायदे से होना ये चाहिए कि सरकार लोक कल्याण का काम करती है तो सरकार अपने स्कीम्स के जरिए उनको आगे बढ़ाए। जी अब देखिए अब डीएम क्या करेगा कि डीएम के यहाँ इसकी रजिस्ट्री होगी इस जमीन की, जी इसके बिल्कुल बाद उसका सर्वे का काम एडीएम स्तर के अधिकारी करेंगे जो नियुक्त किए जाएंगे डीएम के द्वारा। और अगर पहले वक्त में सुनवाई होगी और उस सुनवाई के बाद उसके फैसले को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आप उसको चैलेंज भी चैलेंज कर कर सकते सकते हैं। जी बिल्कुल जी, तो तो ये एक अच्छे प्रावधान आए हैं। अब तो देखिए थोड़ा हम बात कर ले। लेकिन हाँ लेकिन मृत्युंजय मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन सभी प्राविधानों में देखिए ऐसा तो नहीं है कि वक्त सिर्फ एक ही रिलीजन की जो है प्रॉपर्टी के ऊपर यू नो अटैक करेगी या फिर उसको एक वक्त प्रॉपर्टी के लिए जो है अटैक तो बहुत नेगेटिव वर्ड हो गया है, उसको उसको लेने की कोशिश करेगी। लेकिन मुस्लिम जैसे कि हमने बात भी करी कि भाई कई कुछ ऐसे प्रोग्रेसिव मुसलमान हैं जिन्होंने अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी पर भी जो है वहां पर उन्होंने मस्जिद का निर्माण किया क्योंकि वो वहां पर जो है नमाज अदा करना चाहते हैं। तो उनके साथ भी तो ये एक प्रॉब्लम है कि वहां पर भी तो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी के साथ जो है वक्फ जो है वो उस प्रॉपर्टी को ले सकता है। तो इस बारे में क्यों नहीं जो है वहां पर ऑपोजिशन इस बारे में बात करता है? ऑपोजिशन को देखिए मुस्लिम समाज से आने वाले जो भ्रष्ट किस्म के उनके धर्म के जो पैरोकार हैं या जो उनके धर्म की दलाली को जो लोग करते हैं उन लोगों से मतलब है क्योंकि वही वोट दिलाने की गारंटी देते हैं। जी ठीक है, तो ये वोट दिलाने की जो गारंटी देगा ये उन्हीं के लिए काम करेंगे, उनके हित के लिए काम करेंगे। नहीं तो वक्फ की संपत्ति से आम मुसलमानों को कोई फायदा नहीं हो रहा, बल्कि उस समाज के कुछ चंद माफियाओं ने उस संपत्ति को अपने कब्जे में लेकर अपने हित के लिए वो इसका इस्तेमाल करते हैं और बहुत पैसा बनाते हैं उससे। उसका इतना ज्यादा रेंट आता है, इतना ज्यादा उससे किराया आता है वक्फ संपत्ति से, जी उसमें काफी सारे दुकानें खुली हुई, जबकि होना ये चाहिए कि उसमें मदरसा खुल सकता था, उसमें मस्जिद बन सकता था, उसमें कब्रिस्तान के लिए वो इस्तेमाल होता था। जी लेकिन सब कॉमर्शियल यूज हो रहा है, उन संपत्ति का जी कॉमर्शियल यूज हो रहा है। और आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, ये वक्फ वाले भी पीड़ित हैं माफियाओं से। जी एक दूसरे माफिया, अन्य माफियाओं ने पूरी वक्फ संपत्ति का 70% उस पर कब्जा कर लिया है माफियाओं ने, और उनके बीच अब अलग किस्म का डिस्प्यूट चल रहा है। जी तो ये बहुत ही पेचीदा मामला है। ये वक्फ अपने आप में इतना सड़ा हुआ व्यवस्था हो चुका है कि पहले इसको भंग करके इसको फिर से रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, वरना इसमें संपत्ति डिस्प्यूट का सिर्फ एक मामला नहीं है। अभी तो जो नया कानून आएगा उसमें यह होगा कि वक्फ आगे किसी की संपत्ति को नहीं हड़प पाएगा, या उसमें न्याय के कुछ चैनल्स खोल दिए गए हैं
जस्टिस के कुछ चैनल्स ओपन किए गए हैं, जी लेकिन अभी तक जितनी जमीन कब्जा कर ली गई है, उस जमीन पर जो पूरा जमीन पर कब्जा किया है वक्फ ने, उस जमीन का 70% माफियाओं के कब्जे में है। उन्होंने अपार्टमेंट्स बनवाने के लिए, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बनाने के लिए उन पर कब्जा कर रखा है, बन गए हैं, और उनसे किराया आता है। उसको लेकर के आए दिन झगड़े होते हैं, डिस्प्यूट्स, कोर्ट से लेकर के सड़क पर झगड़े होते हैं। जी तो जी ये मामला इतना ज्यादा सड़ा हुआ है, लेकिन विपक्ष को वो सारी चीजें नहीं दिखाई देंगी। वहां पर दिखाई ये देगा कि वक्फ एक पवित्र नाम है इस्लाम के लिहाज से, और उस पर नरेंद्र मोदी हमला कर रहे हैं। जी। लेकिन अब इस लेकिन बात को मृत्युंजय, अगर प्रमाणित करें, हाँ जी जी मृत्युंजय, लेकिन जो आने वाला जो समय है वहां पे इलेक्शंस होने वाले हैं, तो क्या यहाँ पर एक अगर मैं इलेक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर एक बात करूं, तो क्या लगता है कि क्या नरेंद्र मोदी सरकार ने जो असेंबली इलेक्शंस आ रहे हैं वहां पर एक बहुत हॉट मुद्दा दे दिया है विपक्ष को कि भाई जो डिवाइड की बात हम कहते हैं कि भाई एक डिवाइड जो है दो कम्युनिटीज के बीच में, वो करके आप वहां पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पर सरकार ने एक खुला मंच नहीं दे दिया है ऑपोजिशन को कि एक तरीके से जो वो टारगेट करने वाली जो एक बात होने वाली है? देखिए, सरकार ने विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं दिया है, बल्कि उन्होंने एक मुद्दा उठाया है जो बहुत ही प्रासंगिक मुद्दा है, जी और इस पर मास मोबिलाइजेशन बहुत ही जरूरी था। तो अभी जो आने वाले चुनाव हैं, उन चुनाव के मद्देनजर भी हम देखें तो अब वक्फ को लेकर के बहुत ज्यादा बहस होगी, और बहस में जब जनता, पब्लिक डोमेन में ये बात बहुत ज्यादा से ज्यादा आएगी जी कि किस तरीके से इन कदमों को अपना करके वक्फ बोर्ड ने संपत्तियों पर कब्जा किया है, तो जनता, क्या लगता है कि अखिलेश यादव या ओवैसी या राहुल गांधी जिस तरह के तर्क दे रहे हैं, उन बेईमानी से भरे हुए, छल से भरे तर्कों को जनता सुनेगी, या उसका वो इस बात पर गौर करेगी कि किस तरह से तिरुचिरापल्ली के एक गांव पर जो 1500 साल पुराना एक मंदिर है उस पर कब्जा करने का प्रयास किया गया, या किस तरीके से द्वारिका के टापुओं पर कब्जा करने का प्रयास किया गया। ये किस भारतीय नागरिक को सुनकर अच्छा लगेगा कि दिल्ली का 1/3 जमीन ये वक्फ के पास चला गया है, या जी किस भारतीय को सुनकर अच्छा लगेगा कि पाकिस्तान के क्षेत्रफल के बराबर की भूमि या उससे ज्यादा ही भूमि आज वक्फ बोर्ड के कब्जे में आ गया है। जी और मुसलमानों की आर्थिक तरक्की कितनी हुई है भारत में, ये तो जग जाहिर है। जी इन लोगों ने हमेशा लकीर के फकीर बनकर जीना सीखा है, इस समुदाय के ज्यादातर लोगों ने। और जो प्रगतिशील लोग हैं उनको, इस समाज के, मुस्लिम समाज के जो प्रगतिशील लोग हैं, उनको तो ये लोग नफरत और घृणा की भावना से देखते हैं। जी तो यही स्थिति बनी रहेगी तो ना तो मुस्लिम समाज की कभी तरक्की होगी, और ये माफिया सिस्टम चलता ही रहेगा। अच्छा, जी देखिए, जो सरकार अभी जेपीसी में लेकर गई है, जी तो इसके पीछे भी एक इसमें सरकार की रणनीति काम कर रही है। हम्म, वो रणनीति ये है कि राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है, जी लोकसभा में सरकार के पास बहुमत है अपने सहयोगी दलों के साथ, लेकिन राज्यसभा में बहुमत नहीं है। तो सितंबर में अभी कुछ सीटों पर चुनाव होने हैं, 12-14, और इसके अलावा 4 नॉमिनेटेड मेंबर भी राज्यसभा के अपॉइंट होने हैं। जी तो इस चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के और उसके गठबंधन के जो राज्यसभा मेंबर्स हैं उनकी संख्या बढ़कर 125 से ज्यादा होगी। जी राज्यसभा का स्ट्रेंथ 250 है। तो जब ये बहुमत का आंकड़ा ये प्राप्त कर लेंगे उस समय तक, तब तक 4 महीने में जेपीसी में जो भी बहस होगी, जी इस बहस के दौरान राज्यों में होने वाले चुनावों पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि जनता के बीच जो पब्लिक मीडिया रिपोर्टिंग होगी वो चीजें सामने आती रहेंगी, जी और समझिए कि इसका बहुत सकारात्मक असर पड़ेगा, और एक तरह से एक्सपोज हो जाएंगे ये ऑपोजिशन वाले जो एक नकारात्मक राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। ये संविधान की लाल किताब, पता नहीं कौन सी किताब है, जी लेकर जो अभी तक लहराते रहे हैं, जी इनकी कलई फिर खुलेगी। जी। तो देखना होगा मृत्युंजय कि आगे आने वाले समय में किस तरीके से जो है वक्फ बोर्ड को लेकर जो ये अमेंडमेंट बिल सरकार लेकर आई है, क्योंकि हमें लगता तो यही है, जिस तरीके से आपने भी बताया कि सरकार की एक सोची समझी रणनीति है कि किस तरीके से इसको पास किया जाए, और जो
जो बहुत जरूरी अमेंडमेंट्स हैं वक्फ बोर्ड में लाने के लिए कि जिस तरीके से वहां पर कुछ एक पर्टिकुलर लोगों की जो मनमानी चल रही है उसको रोका जाए और जिस नोबल कॉज के लिए वक्फ को रखा गया है वहां पर जो है उसका उस नोबल कॉज के लिए जो है वो दोबारा से बोर्ड जो है वहां पर काम करना शुरू करे, क्योंकि बहुत सारी मीडिया बाइट्स भी आई हैं जहां पर जो स्टेट वक्फ बोर्ड के जो मेंबर्स हैं उन्होंने भी जो है इस नए अमेंडमेंट बिल का काफी स्वागत किया है। तो देखना होगा आगे आने वाले समय में किस तरीके से जो है वक्फ में जो अमेंडमेंट की जो ये एक कोशिश कर रही है सरकार वो कहां तक उसमें कामयाब होती है। लेकिन अभी के लिए आज के पॉडकास्ट में सिर्फ इतना ही। हम आपसे मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ, वहां पर एक और चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो पेज जो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के नीचे कॉमेंट जरूर करें और हमें बताएं कि आप जो है इस मुद्दे को लेकर क्या बातचीत और आपका क्या जो है इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू मृत्युंजय मेरे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद आकाश।